जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। शुरुआत करते हैं एवीएनएल यानी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड से। आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ने हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवधि के जरिए T-90 भीष्म और T-72 मेन बैटल टैंक्स के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्रेट ट्रैवर्स सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जारी किया है। यहाँ पर पुराने हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल टर्रेट सिस्टम को बदल करके एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्राइव सिस्टम लगाया जाएगा। ये टर्रेट खासकर तोप के घुमाव को तेज करेगा और स्मूथ बनाएगा। इसका फायदा ये है कि तेज टर्रेट मूवमेंट देखने को मिलेगी, जिसके चलते 360 डिग्री की रोटेशन जल्दी होगी और हम टारगेट को जल्दी पकड़ पाएंगे। एक्यूरेसी काफ़ी बेहतर होगी। फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ बेहतर इंटीग्रेशन होगा और चलते हुए भी टारगेट को लॉक करना काफ़ी आसान हो जाएगा। कम नॉइज और हीट सिग्नेचर को कम किया जाएगा, जिससे दुश्मन के सेंसर से डिटेक्शन कम हो सके। साइलेंट वॉच कैपेबिलिटी ऐड करी जाएगी, यानी बिना इंजन चालू किए सिस्टम चल सकेंगे। फ्यूल की बचत और इससे स्टेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके अलावा टर्रेट बियरिंग, मोटर, जनरेटर सिस्टम भी अपग्रेड होंगे और पूरा टर्रेट सिस्टम जो है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरहॉल से गुजरेगा। हमारे अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना के MiG-29K फाइटर जेट्स को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना अपने MiG-29K फाइटर जेट को एक बड़ा अपग्रेड देने जा रही है, जहां पर पुराने ज़्यूक एमी रेडार को हटाकर स्वदेशी उत्तम मार्क II एसा रेडार लगाया जाएगा, जो कि DRDO द्वारा विकसित है। इसका कारण ये है कि ज़्यूक एमी रेडार की परफॉर्मेंस 40% तक गिर चुकी है और समुद्री वातावरण, जहां पर नमी और नमक काफ़ी ज़्यादा होता है, उस सिस्टम पर बुरा असर पड़ा है। नया उत्तम एसा रेडार अपग्रेड के कई फायदे हैं। एक साथ एयर और सरफेस टारगेट को ट्रैक करना पॉसिबल हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ बेहतर सुरक्षा होगी और ओवरऑल कॉम्बैट क्षमता में एक बड़ा सुधार भी हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें जो मैरीटाइम हार्डनिंग है, जिसमें कोटिंग और प्रोटेक्शन के थ्रू हमें इसमें विशेष जो सुरक्षा है वो देखने को मिलेगी, ताकि समुद्री जंग से बचाव हो सके। और अस्त्र मार्क I, मार्क II के साथ जो इंटीग्रेशन है वो भी पॉसिबल हो पाएगा, जिससे विदेशी R-77 मिसाइल पर हमारी जो निर्भरता है ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य यही है कि स्वदेशीकरण को अपनाना और जो इम्पोर्टेड सिस्टम है उनको रिप्लेस करना। हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट को लेकर आ रही है। गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट ने हाई एनर्जी इग्निशन सिस्टम के लिए इंडस्ट्री पार्टनर को खोजने हेतु एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। यह सिस्टम जेट इंजन का मिशन क्रिटिकल हिस्सा है, जो इंजन की रिलायबिलिटी, सेफ्टी और परफॉर्मेंस को तय करता है। तकनीकी बात की जाए तो हाई एनर्जी इग्निशन सिस्टम जो है बेसिकली कैपेसिटर डिस्चार्ज तकनीक पर काम करता है। ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज स्पार्क में बदलता है, जिससे कठिन परिस्थितियों में भी इग्निशन संभव हो पाता है। इसका महत्व आप इस प्रकार से समझिए कि हाई एल्टीट्यूड रिलाइट जो होता है, जहाँ पर इंजन को दोबारा चालू करना होता है ऊंचाई पर, उसमें ये बहुत ज़रूरी होता है। कोल्ड स्टार्ट जैसे कि लद्दाख में हमें देखने को मिलता है, उसमें इंजन स्टार्ट करने में ये मदद करता है और फेल होने पर एयरक्राफ्ट लॉस का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। स्कोप की बात की जाए तो इसमें शामिल हैं एक्साइटर यूनिट, हाई टेंशन केबल और इग्नाइटर प्लग्स। केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि डिज़ाइन, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन को भी इसमें शामिल किया गया है। भारत बहुत जल्दी फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन को 114 राफेल फाइटर खरीद के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये जारी करेगा। इस डील में 50% से ज़्यादा स्वदेशी उत्पादन पर जोर होगा, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत होना है। डील की बात की जाए तो कुल 114 जो मल्टी रोल फाइटर जेट है ये खरीदे जाएंगे। इसमें से 18 विमान सीधे फ्रांस से आएंगे फ्लाईओवर कंडीशन में, और बाकी 96 विमान यानी 96 जेट का जो उत्पादन है ये भारत में ही किया जाएगा। इससे भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर डुअल ट्रैक अप्रोच है, यानी तुरंत जरूरत के लिए विदेशी जेट हैं और लंबी अवधि के लिए भारत में उत्पादन है। इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियों की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाएगा। उद्देश्य काफ़ी सिंपल है, भारतीय वायुसेना की कम होती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाना। पुराने विमानों जैसे कि MiG-21 की जगह जो खाली हो गई है, उनकी जगह नए फाइटर जेट्स को लाना। लक्ष्य यही है कि जितनी जल्दी हो सके 42 स्क्वाड्रन के टारगेट को पूरा कर लिया जाए। आगे यहाँ पर RFP जो है रिलीज करी जाएगी। RFP के बाद जो है वो आगे चल के कीमत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टाइमलाइन पर बातचीत होगी। ये डील भारत की सबसे बड़ी और जटिल रक्षा खरीद में से एक मानी जा रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए नेटो स्टैंडर्ड रिफ्यूलिंग प्रोब का टेंडर जारी किया है। इसका उद्देश्य है ग्लोबल इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, यानी AMCA दुनिया के कई टैंकर एयरक्राफ्ट जैसे कि A330 हो गया और KC-46 हो गया, इन सब से आसानी से फ्यूल ले सके, इसको इस योग्य बनाना। नेटो स्टैंडर्ड प्रोब से प्रोब एंड रोग सिस्टम की कंपैटिबिलिटी मिलेगी। इससे इंडियन एयरफोर्स को मल्टी नेशन मिशन और जॉइंट एक्सरसाइजेज में फ़ायदा होगा।
नेवी के टेरबियप एयरक्राफ्ट के साथ भी सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। आने वाले भविष्य में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में हमें रिट्रैक्टेबल यानी अंदर छिपने वाला रिफ्यूलिंग प्रोब सिस्टम देखने को मिलेगा। इससे रडार विजिबिलिटी कम होगी, एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ कैपेबिलिटी बनी रहेगी। पुराने जेट जैसे कि तेजस मार्क 1 में हमें फिक्स्ड प्रोब देखने को मिलता है जो रडार रिफ्लेक्शन को बढ़ाता है। प्रोजेक्ट के स्कोप की बात करें तो पूरा सिस्टम यहाँ पर शामिल होगा, जिसमें प्रोब जो है रिट्रैक्टेबल प्रोब डिज़ाइन हो गई, फ्लाइट रेडी असेंबलीज हो गई, सेफ्टी सिस्टम हो गए, टेस्टिंग और जो स्टोरेज सॉल्यूशंस हैं, ये सब कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। टाइमलाइन की बात करें तो डेवलपमेंट पीरियड तकरीबन 1200 दिन का होगा, यानी तकरीबन 3.5 साल का, और एक्सपेक्टेड जो रेडीनेस है वो हमें 2029 तक के आसपास देखने को मिलेगी। टेस्टिंग और डिलीवरी जो है बेंगलुरु की आडा फैसिलिटीज़ में होंगी। डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज़ भारत में खुद का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड जो सेंसर पेलोड है वो बना रही हैं। ये सिस्टम इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशनों के लिए हैं और 20 किलोमीटर तक टारगेट डिटेक्ट कर सकते हैं। मुख्य फीचर्स की बात किया जाए तो यहाँ पर हमें मल्टी एक्सिस स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा, इसके चलते उड़ान के दौरान हिलने डुलने के बावजूद भी क्लियर इमेजिंग देखने को मिलेगी। डे एंड नाइट कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी, हाई रेजोल्यूशन कैमरे देखने को मिलेंगे और इंफ्रारेड सेंसर्स देखने को मिलने वाले हैं। लॉन्ग रेंज जूम और थर्मल डिटेक्शन कैपेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। अनमैन एयर व्हीकल, हेलीकॉप्टर और सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल होगा। परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात रही तो 20 किलोमीटर तक डिटेक्शन पॉसिबल है, लेकिन मौसम, टारगेट का साइज, थर्मल सिग्नेचर और एक्चुअल परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा। पहचान जो है वो इससे हो सकती है लंबी दूरी पे टारगेट की। इसका मुख्य तौर पर इस्तेमाल बॉर्डर सर्विलेंस, मैरीटाइम मॉनिटरिंग, काउंटर इंसर्जेंसी मिशन, लेजर, रेंज फाइंडर जोड़ने पर प्रिसीजन टारगेटिंग को भी ये पॉसिबल बना सकता है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने एचएएल रुद्र हेलीकॉप्टर के लिए नेक्स्ट जनरेशन टच स्क्रीन मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस को पेश किया है। ये सिस्टम ट्रेडिशनल बटन आधारित कॉकपिट को रिप्लेस करके स्मार्टफोन जैसा इंटरफेस देता है। बड़े और एडॉप्टेबल टच स्क्रीन मिशन के अनुसार खुद को डायनेमिकली रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हर क्रू मेंबर को कस्टमाइज डिस्प्ले मिलता है नेविगेशन, टारगेटिंग आदि के लिए, जिससे काम काफ़ी आसान हो जाता है। एक ही डिस्प्ले में मल्टीपल मिशन टास्क कंट्रोल किए जा सकते हैं, जिससे कॉकपिट क्लटर जो है वो काफ़ी कम होता है। इससे पायलट वर्कलोड कम होता है, डिसीजन मेकिंग तेज़ होती है और सिचुएशनल अवेयरनेस काफ़ी अच्छी होती है। बेहतर डेटा शेयरिंग हमें देखने को मिलती है। सिंक्रोनाइजेशन से क्रू जो है वो कोऑर्डिनेशन मजबूत करते हैं और जो मिसकम्युनिकेशन है उसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो यहाँ पर इस सिस्टम को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है और आने वाले भविष्य में हो सकता है कि हमें जो एचएएल रुद्र हेलीकॉप्टर हैं वो इस प्रकार के अपग्रेड से गुजरते दिखाई पड़े, जहाँ पर इस प्रकार के एडवांस सिस्टम उनकी कैपेबिलिटी को एक बूस्ट प्रदान करेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट SU-57 फैलन को लेकर आ रही है। SU-57 फैलन को लेकर रूस से कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिला है, जहाँ पर रूस की तरफ से बताया गया कि जब बात कीमत की आती है तो SU-57 भारत को मौजूदा कुछ 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की तुलना में भी कम दाम में देखने को मिलेंगे। एक तरफ उन्होंने कहा जहां पर आज के जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं इनका जो ओवरऑल पैकेज है वो 120 से 130 मिलियन डॉलर तक चला जाता है, तो SU-57 वहीं हमको 80 से लेकर 120 मिलियन डॉलर के पैकेज के बीच में देखने को मिलेगा, जहां पर अकेले एयरक्राफ्ट की यूनिट कॉस्ट 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर्स तक होगी और अगर आप पैकेज को ऐड कर लें तो 120 मिलियन डॉलर्स तक ये जा सकते हैं। फिर भी ये कुछ एयरक्राफ्ट जो आजकल अपने आप को एडवांस क्लेम करते हैं उनके तुलना में सस्ता है। उन्होंने कहा कि जब भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा तो प्राइस अपने आप कम होंगे और ये 80 से लेकर 100 मिलियन डॉलर्स के बीच तक आ सकता है। खैर जो भी हो, इस समय एचएएल को जब आधिकारिक कोट मिलेगा उसके आधार पर ही एचएएल जो है वो अपना डिसीजन लेगी या ये पहले भारत अपना डिसीजन लेगा, और तब तक ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई SU-57 की डील हम ग्रैब करते भी हैं या नहीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।